फायर, क्या यह अदानी स्टॉक अगले दशक के लिए बना है? अदानी ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियां हैं जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एयरपोर्ट, सीमेंट और पावर जैसे अलग अलग बिजनेस में काम करती हैं। लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए अदानी ग्रुप का सही स्टॉक चुनना सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस को खोजने के बारे में नहीं है। बेहतर विकल्प वो कंपनी हो सकती है जिसका पहले से जमाया और मुनाफा देने वाला मुख्य बिजनेस हो और साथ ही कई नए ग्रोथ इंजन भी हों। यहीं पर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग नजर आती है। कंपनी पहले से ही भारत के प्राइवेट पोर्ट सेक्टर में दबदबा रखती है, लेकिन अब ये तेजी से सिर्फ पोर्ट्स के कारोबार से कहीं ज्यादा कुछ बनती जा रही है। घरेलू स्तर पर क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इंटरनेशनल पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और मरीन सर्विसेज का दायरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में APSAZ एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म बना रही है जो आने वाले कई सालों तक बढ़ता रह सकता है। एक पोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म बन रही है। APSAZ की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये सिर्फ पोर्ट ऑपरेटर नहीं रह गई है। इसका बिजनेस अब सप्लाई चेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। APSAZ पूरे भारत में रणनीतिक रूप से अहम 15 पोर्ट और टर्मिनल और 4 इंटरनेशनल पोर्ट चलाती है। इसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भारत के लगभग 95% भीतरी इलाकों हिंटलैंड तक फैला है, जिसे 12 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 31 लाख वर्ग फीट वेयरहाउसिंग और इसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 25,000 से ज्यादा ट्रक का सपोर्ट मिलता है। मैनेजमेंट इसे शोर टू डोर, बंदरगाह से दरवाजे तक मॉडल कहता है, जिसमें APSAZ कार्गो ओरिजिनेशन और पोर्ट हैंडलिंग से लेकर रेल ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और आखिरी रोड डिलीवरी तक हर चरण में शामिल हो सकती है। इससे कंपनी को एक ही कार्गो से कमाई करने के ज्यादा मौके मिलते हैं। APSAZ पोर्ट पर हैंडल किया गया कंटेनर इसके रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस और ट्रकिंग प्लेटफॉर्म से गुजर सकता है, जिससे अलग अलग बिजनेस एक दूसरे को वॉल्यूम सप्लाई कर सकते हैं। ये रणनीति आंकड़ों में भी साफ दिख रही है। FY26 में APSAZ ने 500 MMT कार्गो का आंकड़ा पार कर लिया। रेवेन्यू में 25%, EBITDA में 20% और पट में 16% की बढ़ोतरी हुई। इतनी ग्रोथ और अधिग्रहण के बावजूद FY26 के आखिर में कंपनी का नेट डेट टू EBITDA 1.9 गुना और कंसोलिडेटेड ROCE 16% रहा। घरेलू पोर्ट्स APSAZ की कमाई का मुख्य जरिया। APSAZ के घरेलू पोर्ट्स उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बने हुए हैं। FY26 में इन्होंने 27.1% मार्केट शेयर के साथ 451 MMT कार्गो संभाला। FY27 की पहली तिमाही में कार्गो वॉल्यूम में साल दर साल सिर्फ 2% की बढ़ोतरी के बावजूद रेवेन्यू 12% और EBITDA 11% बढ़ा, जिससे 74% का मजबूत EBITDA मार्जिन बना रहा। कंपनी दिसंबर 2030 तक अपनी घरेलू क्षमता को 653 MMT से बढ़ाकर 1000 MMT करने की योजना बना रही है, जिसके लिए मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का सहारा लिया जाएगा। विजिनजाम तेजी से विकास के एक बड़े इंजन के तौर पर उभर रहा है। इसके दूसरे चरण में दिसंबर 2028 तक क्षमता को 1.6 मिलियन TAS से बढ़ाकर 5.7 मिलियन TAS करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेशनल पोर्ट्स APSAZ का दूसरा ग्रोथ इंजन। APSAZ के इंटरनेशनल पोर्ट्स तेजी से ग्रोथ के एक बड़े ड्राइवर के तौर पर उभर रहे हैं। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वॉल्यूम 7.7 MMT से बढ़कर 22.8 MMT हो गया, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 80% बढ़कर 1,747 करोड़ रुपए और EBITDA 256% बढ़कर 730 करोड़ रुपए हो गया। NQXT ऑस्ट्रेलिया और कोलंबो की वजह से EBITDA मार्जिन लगभग दोगुना होकर 21.1% से 41.8% हो गया। आगे चलकर APSAZ का प्लान मौजूदा एसेट्स के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने और साथ ही चुनिंदा एक्विजिशन करने का है, जिसमें रिटर्न, मुनाफे और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स और मरीन ग्रोथ के अगले इंजन। APSAZ पोर्ट से आगे बढ़कर अपना विस्तार कर रहा है। इसके लॉजिस्टिक्स बिजनेस का रेवेन्यू FY31 तक 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ट्रकिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, रेल और वेयरहाउसिंग की मदद से लॉजिस्टिक्स रोस FY25 के 6% से बढ़कर FY26 में 10% हो गया। वहीं मरीन सर्विसेज भी तेजी से बढ़ रही है। FY26 में रेवेन्यू 134% बढ़ा और Q1 FY27 में रेवेन्यू 67% बढ़कर 901 करोड़ रुपए हो गया।
135 जहाजों के बेड़े और यूरोप व अर्जेंटीना में नई इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ लॉजिस्टिक्स और मरीन एपीएसएजेड की भविष्य की ग्रोथ में काफी विविधता ला सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ ग्रोथ। एपीएसएजेड अपने लेवरेज को कंट्रोल में रखते हुए लगातार विस्तार कर रही है। इसका नेट डेट टू EBITDA रेशियो 1.9x है, जो इसकी 2.5x की पॉलिसी लिमिट से काफी कम है। इसकी फाइनेंशियल मजबूती को S&P की BBB स्टेबल रेटिंग और कै व ICRA की AAA डोमेस्टिक रेटिंग का सपोर्ट मिला हुआ है। एम्बिशन 2031 के तहत एपीएसएजेड का लक्ष्य हर साल अपने कंसोलिडेटेड ROCE को लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाना है, ताकि FY31 तक ये लगभग 20% तक पहुंच सके। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि रेवेन्यू और EBITDA में क्रमशः लगभग 19% और 18% की कंपाउंड ग्रोथ होगी और FY31 तक ये दोनों दोगुने से ज्यादा हो सकते हैं। FY27 के लिए कंपनी का लक्ष्य 43,000 रुपये से 45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 25,000 रुपये से 26,000 करोड़ रुपए का EBITDA हासिल करना है। रिस्क, वैल्यूएशन और लंबे समय का आउटलुक। एपीएसएजेड को घरेलू कार्गो ग्रोथ में सुस्ती, जियोपॉलिटिकल रुकावटों, कम रेल वॉल्यूम और अपने बड़े विस्तार प्लान को लागू करने में आने वाली चुनौतियों से रिस्क है। हालांकि इसके ज्यादा मार्जिन वाले घरेलू पोर्ट, बढ़ते इंटरनेशनल ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और मरीन बिजनेस ग्रोथ के कई जरिया देते हैं। ब्रोकरेज कंपनियां पॉजिटिव हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 2,130 रुपये और पीएल कैपिटल ने 2,113 रुपये का टारगेट दिया है, जिसका मतलब है कि 1,600 रुपये के आसपास के भाव से लगभग 32 से 33% की बढ़त की संभावना है। अगर एपीएसएजेड सफलतापूर्वक अपनी क्षमता बढ़ाती है, कर्ज को कंट्रोल करती है और ROCE में सुधार करती है, तो यह अदानी ग्रुप में लंबे समय की मजबूत ग्रोथ वाली कंपनियों में से एक बनी रह सकती है।